एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आरबीआई ने $400 मिलियन की करेंसी स्वैप फैसिलिटी शुरुआत किस देश के साथ की है। जी हाँ, करेंसी स्वैप की शुरुआत किस देश के साथ की है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट आरबीआई ने श्रीलंका के साथ किया है। अब ये सवाल उठता है कि करेंसी स्वैप क्या होता है। स्वैप का सिंपल सा सीधा मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक्सचेंज करना मतलब किसी भी चीज़ की अदला बदली करनी। अब सवाल उठता है कि हम किस चीज़ की अदला बदली कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि आरबीआई रुपए रिलेटेड मामला देखती है, तो अब यहाँ अदला बदली कर रही है रुपए की। मतलब आरबीआई के पास जो भी डॉलर हो रहे हैं उसने श्रीलंका को $400 मिलियन रुपए दिए हैं। मतलब करेंसी का स्वैप किया है, रुपए की अदला बदली की है। आरबीआई ने बोला है कि आप हमसे अभी $400 मिलियन रुपए ले लीजिए। एक डेट जब आपके पास पर्याप्त रुपए हो, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने के बाद में इतना परसेंट इंटरेस्ट रेट, 2% या 1%, जो भी रेट डन हुई है उस रेट पे आप हमें रुपए वापस दे दोगे। तो अब श्रीलंका इस रुपए का क्या जरूरत पड़ गई। श्रीलंका के पास अभी पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होने के कारण वो किसी दूसरी चीज़ों से, किसी दूसरे देशों से किसी भी चीज़ का आयात नहीं कर पा रहा है। इसलिए भारत ने बोला कि आप हमारे अच्छे मित्र हो, आप हमारे नेबरहुड हो, तो हम आपको $400 मिलियन का रुपए दे देते हैं। आपके पास 3 महीने, 4 महीने बाद जब भी हो आप हमें ये रुपए, एक जो भी सर्टेन इन्होंने किसी भी प्रकार की जो शर्तें की है उस रेट पर आप हमें ये रुपए लौटा दीजिएगा। अब सवाल उठता है कि आरबीआई ने क्या केवल श्रीलंका के साथ ही ऐसा काम किया है। जी नहीं, आरबीआई ने ऐसा काम सार्क के साथ में भी कर रखा है। कितना? $2 बिलियन का सार्क के साथ इस प्रकार का एग्रीमेंट किया है कि आप हमारे पड़ोसी देश हो, आपको जब भी जरूरत हो $2 बिलियन रुपए का आप हमसे ले सकते हो। जब भी आपके पास वापस जेब में रुपए हो आप हमें वापस दे दीजिएगा। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दे रखी है। शॉर्ट टर्म, मान लो 2-3 महीने के लिए पास में किसी भी बैंक के पास में रुपए कम पड़ जाए तो आप हमसे उधार ले सकते हो। ये इस प्रकार का श्रीलंका की लोकेशन ये है। आरबीआई ने $400 मिलियन का इसको पेमेंट किया है। अब यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आपका विजडम आरएस में स्वागत है। आप किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव आपके लिए आमंत्रित है। अब आज का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखने से पहले आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल है कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन FRA 2020 की रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा आया है। वैश्विक वन संसाधन मतलब वन में किस प्रकार के रिसोर्सेज उपलब्ध है, वन में किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी और पौधे और उनसे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उपलब्ध है। तो उसमें वर्ल्ड में वन संसाधन मूल्यांकन 2020 की रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान आया है। तो इसमें भारत ने क्या तीसरा या फिफ्थ या सेवन्थ या 10th पोजीशन प्राप्त की है। तो इसका राइट आंसर है भारत ने तीसरी पोजीशन प्राप्त की है। इसमें भारत को बोला गया है कि आपने 0.38% मीन 2,67,000 हेक्टेयर वन वर्दी की सूचना मिली है। भारत को तीसरा पोजीशन मिला है। आपको ये याद रखना है। ये किसने काम किया है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है। आपको ये ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इस बार वैश्विक महामारी के दौरान फूड रिलेटेड कई मुद्दे उठे हैं। इसलिए हमें खाद्य और कृषि संगठन क्या चीज़ है, ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर है। इसका हेडक्वार्टर आपको इटली में मिलेगा। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि इस बार लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की खाद्य पर कई चर्चाएं चली है। इसलिए ये एजेंसी इस बार के लिए आपकी करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कारगिल विजय दिवस हमारे लिए बहुत ही सम्मान, गर्व से भरा विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल दिवस 25 जुलाई को, 26 जुलाई को, 27 जुलाई और 28 जुलाई को। इसका राइट आंसर है 26 जुलाई, जो किसी भी हर व्यक्ति के सीधा स्पष्ट होना चाहिए कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अब
सवाल है कि कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। इसका कारण ये है कि फरवरी 1999 में, फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाहौर समझौता हुआ। इस समझौते का टारगेट ये था कि हम जम्मू एंड कश्मीर में JNK में शांति स्थापित करेंगे, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उसी दौरान उसने पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के लिए भेज दिए। उसे बोलते थे वो कि ये कोऑपरेशन बद्र है, लेकिन इंडियन आर्मी अपने इस काम को निपटाने के लिए ऑपरेशन विजय 1999 में लॉन्च करती है और 26 जुलाई को कारगिल की चोटी पर पाकिस्तान को बुरी तरह से मात देकर कारगिल चोटी को अपने कब्जे में ले लेती है। इसलिए उन शहीदों की याद में, उस ऑपरेशन विजय की याद में कारगिल विजय दिवस को मनाया जाता है। यह कारगिल वार म्यूजियम जम्मू एंड कश्मीर में देश के जवानों को सलाम सैल्यूट करने का पूरी तरीके से दिल से सैल्यूट करने का मन करता है। तो 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन, ये इस प्रकार का ऑपरेशन विजय के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आगे का सवाल, हाल ही में लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 किसे दिया गया। अर्नब चौधरी को, अर्नब 2 मिनट सर, अर्नब चौधरी को, रवि के चंद्रन, साजन इसकारिया एंड क्रिस एफलेंस को। तो अब सवाल आता है कि इसका राइट आंसर तो अर्नब चौधरी है, लेकिन एनिमेशन क्या होता है। आप देख रहे हो कि ये मैं जिस प्रकार का मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया है, मैं इसे किस प्रकार बना रहा हूँ, इसमें किस प्रकार के इफेक्ट डाल रहा हूँ। मतलब किसी भी कार्टून नेटवर्क्स, इस प्रकार की कंप्यूटर में किसी भी चीज़ों को जनरेट करना एनिमेट कहलाता है। तो एनिमेशन अवार्ड अर्नब चौधरी को दिया है। ये आप देख सकोगे कि डिजिटल संस्करण के एक भाग के रूप में स्थापित इनका एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग, फिल्म इंडस्ट्री में एनिमेशन उद्योग में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। अर्नब चौधरी को ये मरणोपरांत एनिमेशन द लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द पुरस्कार टूनस मीडिया ग्रुप द्वारा एनिमेशन मास्टर समिट डिजिटल संस्करण के एक भाग के रूप में इसे स्थापित किया था। ये एशिया में आयोजित पहला एनिमेशन उद्योग इंडस्ट्री कार्यक्रम है। अर्नब चौधरी जी का ये फोटो यहाँ पर डाल रखा है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा का निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर है, इसका क्या आंसर होगा, इजराइल, तंजानिया, अल्जीरिया या फिर केन्या। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा का निधन हो गया। इसका राइट आंसर है तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति मकपा साहब का निधन हो चुका है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, हाल ही में प्रख्यात अमला शंकर 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वह कौन थी जिसका प्रख्यात अमला शंकर का निधन हो गया। इसका वो क्या नृत्यांगना थी या फिर कोरियोग्राफर थी, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों। ये नृत्यांगना और कोरियोग्राफर क्या होता है। कोरियोग्राफ आपने टीवी शोज देखे होंगे। टीवी शोज में अक्सर जिस प्रकार के मंच को डिजाइन किया जाता है, या फिर किसी भी चीज़ों को किस प्रकार की उनकी मूवमेंट और किस टाइम में कौन सा शॉट और किस प्रकार का एक्शन किया जाएगा, उसके लिए जो पहले एक्टरों को जो चीज़ें बताई जाती है कोरियोग्राफ द्वारा, वो कोरियोग्राफी कहलाती है। तो मशहूर नृत्यांगना कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन कोलकाता में हुआ। इन्हें बंगाल का विभूषण नाम से टाइटल भी इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर उदय शंकर की ये पत्नी है। 2012 में नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी का इन्हें टैगोर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये कोरियोग्राफर और नृत्यांगना दोनों थी। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया। 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन, हवाई जहाज का प्लेन का इंजन 3D प्रिंटेड, मतलब अपन जो ये काम कर रहे हैं ये 2D में है। यदि इसे 3D
3D VFX में किया जाए तो ये 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन कहलाता है। इसका राइट आंसर चीन, अमेरिका, रूस एंड फ्रांस। इसका राइट आंसर रसिया होगा। रसिया इस मामले में, इस टाइप के काम करने में बहुत ही एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या, ये इस प्रकार का 3D प्रिंटेड, और रसिया की लोकेशन ये है। विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में इसका हिस्सा पड़ता है। तो ये इस प्रकार का 2000, इसका उत्पादन 2021-22 के लिए निर्धारित किया है। हाल ही में DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रॉस कंट्री टेक एडेप्टेशन हेतु 15 करोड़ इनर, मतलब 15 करोड़ INR, 15 करोड़ भारतीय रुपीस का फंड लॉन्च किया। अमेरिका, जर्मनी, रसिया एंड साउथ कोरिया। इसका राइट आंसर है रसिया। इसकी व्याख्या देखेंगे तो डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी ने रूस के साथ प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन करना और त्वरित व्यवसायीकरण, मतलब उसका कमर्शियल करना, कमर्शियलाइजेशन करना, फटोफट करना, इसके लिए डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी ने रसिया के साथ इस प्रकार का काम किया है। अब सवाल उठता है कि इस प्रकार की फंडिंग कौन करेगा? इस प्रकार की फंडिंग फिक्की करेगा। फिक्की क्या है? फिक्की 1927 में, 1927 में भारत आज़ादी से पहले भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सर्वोच्च व्यापारिक संगठन है। मतलब जो भी ट्रेड रिलेटेड जो भी व्यक्ति है उनमें ये इस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी इंडस्ट्री के लिए, ये देखो, इंडस्ट्री वॉइस फॉर पॉलिसी चेंज, इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार की पॉलिसी चेंज के लिए और इंडस्ट्री में किस प्रकार के हमें सुधार चाहिए उनके लिए आवाज़ उठाता है। ये किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट टाइप का नहीं है और न ही किसी प्रकार के प्रॉफिट के लिए काम करता है। इट मीन्स नॉन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब किसी भी प्रकार के फायदे के लिए काम नहीं करेगा और किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये इंडस्ट्री में पॉलिसी चेंज के लिए वॉइस रेज करता है, आवाज़ उठाता है किसी भी प्रकार के मुद्दे को बुलंद करने के लिए। नया सवाल और आखिरी सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन चिकित्सकीय सहायता देने की घोषणा की है? म्यांमार, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया एंड भूटान। इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। अभी आपने 3 दिन पहले एक सवाल देखा था जिसमें इंडिया ने कौन से देश के साथ इमरजेंसी चिकित्सकीय समझौता किया था। इसका आंसर आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की लोकेशन देखना जरूरी है। यह नॉर्थ कोरिया है, चाइना से इसकी बाउंड्री टच हो रही है और ये नीचे का साउथ कोरिया है। इसे 38 पैरेलल चैनल या 38 डिग्री द्वारा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों अलग होते हैं। पहले ये एक थे लेकिन युद्ध के बाद ये 2 कंट्री में डेवलप हो गई। आपने देखा होगा कि सैमसंग और LG कंपनी है जो इस साउथ कोरिया की है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को इस प्रकार की हेल्प दी है। अब ये हेल्प कौन से इलाज के लिए, कौन से रोग के लिए दी है? तो इसका राइट आंसर है टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के तहत भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग $1 मिलियन की चिकित्सकीय सहायता प्रदान की है। आपको लोकेशन ध्यान रखना है, नॉर्थ कोरिया, चाइना से इसकी बाउंड्री टच होती है। दोनों 38 चैनल द्वारा अलग होते हैं। आज का अंतिम सवाल, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेल सुरंग बनाई है जो डबल स्टैक कंटेनरों के लिए उपयोगी है? भारत, चीन, रूस और जापान। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है भारत। अभी हाल ही में भारत ने 12,000 हॉर्स पावर वाट का एक इंजन तैयार किया है जो इसे भारत को 6 देशों की महान शक्ति, जो 10,000 वोट से ज़्यादा के इंजन, 10,000 हॉर्स पावर वोट के ज़्यादा इंजन बनाने में काबिलियत भारत रखता है। तो अब भारत ने एक और ऐसा महान काम किया है जो दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक रेल सुरंग बनाई है जो डबल स्टैक कंटेनरों के लिए उपयोगी होती है। इसका ये है डबल स्टैक कंटेनर और ये इलेक्ट्रॉनिक सुरंग वर्ल्ड फर्स्ट रेल टनल फॉर डबल स्टैक कंटेनर। ये कहाँ बनाई गई है?
भारत ने 1 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग बनाई है जो डबल स्टैंड कंटेनरों के लिए उपयुक्त है। ये हरियाणा के सोहना के पास पश्चिमी समर्पित फ्रेट मतलब किसी प्रकार का भार ले जाने वाली जो कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर मतलब किसी भी एक प्रकार का रास्ता बनाया है जो अरावली पर्वतमाला हिल्स से गुजरती है। यह परियोजना DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। हरियाणा में भारत ने दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक रेल सुरंग बनाई है जो कि डबल स्टैंड कंटेनरों के लिए उपयोगी है। तो आप मेरे साथ बने रहे इसलिए मैं आपको थैंक यू अदा करना चाहूँगा। अब वक्त है विदा लेने का। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अलविदा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।